अध्याय 5। क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। मित्रों, इस अध्याय में हम जानेंगे कि वेद क्या हैं। मित्रों, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक है ऋग्वेद। वेद चार हैं। कौन कौन सी? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। तो किस वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं? इसका आंसर है ऋग्वेद, जिन्हें क्या कहा गया है? सूक्त कहा गया है। क्या कहा गया है? सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोलना। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोलना। 3 महत्वपूर्ण देवता थे। कौन कौन से? अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग का देवता, इंद्र युद्ध का देवता और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। बात करते हैं अब ऋग्वेद की भाषा की। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। अब हम बात करते हैं संस्कृत व अन्य भाषाओं की। क्या की बात करेंगे मित्रों? अब हम संस्कृत व अन्य भाषाओं की। दोस्तों, संस्कृत भाषा भारोपीय। संस्कृत भाषा भारोपीय। भार का मतलब हो गया यहाँ पर भारत, और पियो का मतलब हो गया यूरोप। यानी कि भारत और यूरोपीय भाषा को संयुक्त रूप में भारोपीय कहा गया है। तो संस्कृत भाषा जो है भारोपीय भाषा है, यानी कि कुछ इसमें भारत की और कुछ यूरोप की भाषा मिलती जुलती हैं, इसलिए इसे कहा गया है भारोपीय भाषा। मिले जुले शब्द जैसे मात्र, ये एक संस्कृत का शब्द है, माँ हिंदी का शब्द है और मदर अंग्रेजी का शब्द है। दोस्तों, हमारे पूर्वोत्तर राज्य में जैसे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम किस परिवार की भाषाएं हैं? आंसर है द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। बात करते हैं झारखंड यम और मध्य भारत की। तो यहाँ पर ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा बोली जाती है। मित्रों, अब हम बात करेंगे इतिहास। ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करता है? इतिहास या इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में अर्थात बातचीत के रूप में पाए जाते हैं। तो कुछ सूक्त का मतलब होता है बोलने चालने वाली भाषा। तो ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप यानी कि बातचीत के फॉर्म में है। विश्वामित्र ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियाँ जिनके नाम हैं
व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद है। तो मित्रों, ऋग्वेद की रचना में विश्वामित्र नामक ऋषि और देव्य के रूप में दो नदियों के बीच चर्चा की गई है। ये नदी हैं व्यास और सतलुज। व्यास और मित्रों, यह है ऋग्वेद पांडुलिपि का एक पेपर। ऋग्वेद पांडुलिपि का एक पेपर ऋग्वेद काली में भुर्ज नामक वृक्ष पर लिखा जाता था। किस पे लिखा जाता था? भुर्ज नामक वृक्ष पर लिखा जाता था। यह पांडुलिपि कश्मीर में मिली है। कहाँ मिली है? कश्मीर में मिली है। फिलहाल इस पांडुलिपि को पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित रखा गया है। दोस्तों, इस छोटे से टॉपिक में विश्वामित्र और नदियों के बीच वार्तालाप की चर्चा हुई है। नदियाँ और विश्वामित्र कैसे एक दूसरे से बात करते हैं, इस छोटे से टॉपिक में बताया गया है। आप वीडियो को जूम कीजिए, थोड़ी देर रोकिए और इसको एज ए प्रैक्टिकल पढ़ लीजिए। घोड़ों और गायों का ऋग्वेद काल में बहुत महत्व था। नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। तो नदियों की तुलना किससे की गई है? घोड़ों और गायों से की गई है। इस समय ऋग्वेद काल में सिंधु, सरस्वती और उसकी सहायक नदियों का वर्णन किया गया है। बात करें गंगा की और यमुना की, तो उनका उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। तो ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है? सिर्फ एक बार प्रयोग हुआ है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मवेशी, घोड़े और रथ के बारे में। मवेशी, घोड़े और रथ के बारे में। जैसा कि आप लोग वर्तमान में देखते हैं सड़कों पर ट्रक, बस, कारें, उस समय ये तो थी नहीं। उस समय घोड़ों और मवेशियों पर विशेष ध्यान दिया जाता था। तो ऋग्वेद में इन्हें प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं की गई हैं। किन्हें प्राप्त करने के लिए दोस्तों? बच्चों को, घोड़ों को और मवेशियों को प्राप्त करने के लिए ऋग्वेद में अनेक प्रार्थना की गई हैं। सामान्यतः घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के लिए प्रयोग किया जाता था। लड़ाइयाँ जमीन के लिए, लड़ाइयाँ पानी के लिए और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ाइयाँ होती थी। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद काल में कराए जाने वाले यज्ञ या अनुष्ठान में घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की आहुति दी जाती थी। तो ऋग्वैदिक काल में आहुति के लिए क्या कहते? घी, यस, अनाज, यस, और जानवर इत्यादि की आहुति दी जाती थी। दोस्तों, क्या ऋग्वैदिक काल में कोई स्थायी सेना थी? कोई स्थायी सेना थी? इसका आंसर है नहीं, कोई स्थायी सेना नहीं थी। लोग स्वभाव में मिलते जुलते थे। क्या करते थे? मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय पर विचार विमर्श करते थे। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों की विशेषता बनाने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार,
या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। तो लोगों का वर्गीकरण किन आधार पर किया जाता था? काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर। और काम के आधार पर 2 समूह थे। तो काम के आधार पर कितने समूह थे? 2 समूह थे काम के आधार पर। एक वो जिसमें पुरोहित, जिन्हें हम कहते थे ब्राह्मण, और ये हम प्राय यज्ञ या अनुष्ठान किया करते थे। दूसरे थे राजा। दूसरे कौन थे? राजा। ऐसे ये राजा राजधानियों या बड़े बड़े महलों में नहीं रहते थे। राजधानी या बड़े बड़े महलों में नहीं रहते थे। इनके पास सेना भी नहीं थी, न ही ये उस समय कर वसूलते थे, और राजा का बेटा राजा नहीं बनता था। राजा का बेटा राजा नहीं। प्राय जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता था। तो जनता या समुदाय के लिए 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता था। एक शब्द था जन और दूसरा शब्द था विष। दूसरा शब्द था विष या वैश्य। दूसरा शब्द क्या था? विष या वैश्य। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं। तो किस वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं? आंसर है ऋग्वेद। इन्हें हम पुरुजन, विष, भरतजन, विष, यदुजन और विष जैसे नामों से उल्लेख मिलता है या उल्लेख करते हैं। प्रार्थनाओं की रचना करने वाले अपने आप को आर्य कहते थे। क्या कहते थे? आर्य कहते थे। ये लोग अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दास लोग यज्ञ नहीं करते थे और ये लोग दूसरी भाषा बोलते थे। ये लोग दूसरी भाषा बोलते थे। सामान्यतः दास वे स्त्री या पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उनके मालिक इन्हें निजी जायदाद समझते थे। खामोश प्रहरी कहानी पाषाणों की या कहानी महापाषाणों की। खामोश प्रहरी कैसे? जो प्राचीन कब्रें हैं उनमें अवस्थित वस्तुएं उनकी कहानी बयां करती है, इसलिए इन्हें कहा गया है खामोश प्रहरी। क्या कहा गया है? खामोश प्रहरी। आपको दिखाते हैं एक कब्र जो कि अंदर की ओर से एक समांतर चतुर्भुज की तरह दिखाई दे रही है। कैसी दिखाई दे रही है? समांतर चतुर्भुज की तरह। ये देखिएगा ये, और इसके चारों ओर गोल गोल पत्थर, पहले पतले पत्थर फिर ये मोटे मोटे पत्थर का घेरा बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये है उस समय की कब्र। अच्छा, मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। खास किस्म के, ध्यान दीजिए किस्म कैसी थी? खास थी। ये सामान्यतः काले लाल मिट्टी के बर्तन होते थे जिन्हें ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। इनके साथ लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान, पत्थर और सोने के गहने भी दबाए जाते थे। आप देख रहे हैं ये है घोड़े का सामान। ये है घोड़े का सामान। नेक्स्ट है उस समय की कुल्हाड़ी। ये क्या है? उस समय की कुल्हाड़ी। और नेक्स्ट है ये कटार, बोले तो उस समय की तलवार। क्या? उस समय की ये क्या है? तलवार है, जिसे मैंने कर दिया हरे रंग से कटार। दोस्तों, अब हम पता करेंगे उस समय की सामाजिक असमानताओं के बारे में। सामाजिक असमानताओं के बारे में। इसके लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक का मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 14 पर ब्रह्मगिरी को खोजेंगे। यहाँ पर
एक कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं, वहीं दूसरे कंकाल में सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। आप खुद कल्पना कीजिए, एक और तो है सोने के सिक्के या मनके और शंख, दूसरी ओर है केवल मिट्टी के। आप बताइए, क्या उस समय असमानताएं थी? हाँ जी, थी। ठीक है, तो ये दर्शाता है उस समय की सामाजिक स्थिति में भिन्नता। उस समय कुछ लोग तो थे अमीर और कुछ लोग थे गरीब, कुछ लोग तो थे सरदार और दूसरी ओर थे उनके अनुयायी। क्या कुछ कब्रें खास परिवारों के लिए थी? क्या कुछ कब्रें या कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? जी हाँ, खास परिवारों के लिए थी, क्योंकि एक ही परिवार वालों या एक ही परिवार वाले सदस्यों को एक ही जगह पर अलग अलग समय में दफनाया जाता था। इससे स्पष्ट होता है कि एक ही परिवार वाले लोगों को एक ही जगह अलग अलग समय में दफनाया जाता था। इसका मतलब उनके लिए विशेष स्थान था। मरने वालों को एक पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। दोस्तों, हम आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं कि ये पोर्ट होल होते हैं क्या। तो दोस्तों, ये देखिए, ये है पोर्ट होल, ये है पोर्ट होल। जहाँ मेरा पेन चल रहा है ये है पोर्ट होल। मैंने यहाँ वायलेट कलर से लिख दिया है बड़ा छेद। तो इन छेद के माध्यम से एक ही परिवार के सदस्यों को अलग अलग समय पर मृत्यु के बाद दफनाने के लिए लाया जाता था। ऐसे स्थानों पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्ह का कार्य करते थे। तो उस समय पत्थरों और चट्टानों का क्या कार्य था? विशेष चिन्ह, विशेष परिवार के लिए विशेष चिन्ह प्रदान करते थे। कौन? पत्थर और चट्टानें। आवश्यकता अनुसार ये चिन्ह आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकें का कार्य करती थी। दोस्तों, नेक्स्ट है इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। तो दोस्तों, हमें जानना होगा कि ये इनाम गांव है कहाँ। दोस्तों, इनाम गांव है महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। तो दोस्तों, इनाम गांव को आप मानचित्र 2 में प्रश्न संख्या 14 पर देख पाएंगे। इनाम गांव देख पाएंगे। यह गांव भीमा नदी की सहायक नदी है, जिसे हम कहते हैं घोड़ के किनारे पर स्थित इनाम गांव है। यह 3600 से 2700 साल पहले की बात है। प्राय यहाँ मुर्दों को या मृत शरीरों को सीधे लिटाकर दफनाया जाता था। तो कैसे दफनाया जाता था? गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। इनका सिर प्राय उत्तर की ओर होता था। तो सिर कैसा होता था? उत्तर की ओर। और इन्हें ध्यान रहे, घर के अंदर दफनाया जाता था। केवल घर के अंदर नहीं, घर के बाहर भी दफना दिया जाता था, लेकिन कई बार इन्हें घर के अंदर भी दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद वे खाना खाते हों, पानी पीते हों, इनके साथ दफनाए जाते थे या सबके आसपास रखे जाते थे। वहाँ कहाँ? उस गांव में एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैर वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया है। ये हम चर्चा कर रहे हैं इनाम गांव के बारे में। उसकी कब्र देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह गांव के सबसे बड़े घर में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था,
सबके पैर मुड़े हुए थे। दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक है इनाम गांव के लोग व उनके काम धंधे। आप केवल हाईलाइट पॉइंटों पर ध्यान दीजिए। गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल इत्यादि की खेती की जाती है। जानवरों की हड्डी भी मिली है। इससे प्रतीत होता है कि उस समय जानवरों को खाया जाता था। कुछ पालतू जानवर थे जैसे कि गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्णमृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा, मछली की हड्डियां भी पाई जाती हैं। दोस्तों, ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियाँ एकत्र की जाती थी। दोस्तों, अध्याय 5 में इतना ही। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आप अपना व अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। जल्दी मिलेंगे अध्याय 6 में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।